Congratulations, Prashant, for securing All India Rank 2 in ESE 2020 from Civil Engineering branch. थैंक यू मैम। It's a huge success. Tell us about the moment when you got to know about the result. एक्चुअली जब रिज़ल्ट आया आज 6:30 बजे के आसपास आया था। उस टाइम मैं ऑफिस में था। मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था। उसने बोला यार ऐसा टेलीग्राम ग्रुप पे आया है कि रिज़ल्ट आ गया है, लेट्स सी इट। तो पहले तो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही थी। तो वही चीज़ है कि अगर इतने बड़े एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो ऑब्वियस सी बात है, हार्ट बीट एकदम इंक्रीज़ होती है और बीपी एकदम लो होता है। तो जब पीडीएफ जैसे डाउनलोड हुई, आई थिंक थर्ड या फोर्थ पेज से स्टार्ट होता है रिज़ल्ट। तो देखा वहाँ पे मेरा रोल नंबर, जैसे बहुत सिंपल सा रोल नंबर है, मैंने देखा रोल नंबर एंड देन नेम। तो फॉर 2 सेकेंड्स आई वॉज डम। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, ये एक्चुअल रिज़ल्ट है या फिर कोई बस कोई फेक रिज़ल्ट है, कोई मजाक कर रहा है ऐसा। 2 या 3 सेकंड तक तो मैं कुछ बोला नहीं। फिर बगल में जो साइड में बैठा था मेरे सतीश, उसका सिलेक्शन भी हो गया है। देन ही सेड यार कॉन्ग्रेट्स, तेरी रैंक सेकंड आ गई, ऑल इंडिया रैंक 2। एंड आफ्टर लाइक 10 और 15 सेकेंड्स तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये ट्रू रिज़ल्ट है और आई मीन दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो पहले तो क्योंकि ऑफिस में थे तो आसपास के लोग जो थे वो कंग्रेचुलेशंस देने आने लगे। एंड जो हमारे सीनियर्स थे, मैनेजर हो गए, जीएम सर हो गए, उन लोगों ने भी मतलब बधाइयाँ दी। तो एक काफ़ी अच्छा फील हुआ कि जिसके लिए हम 1 डेढ़ साल से प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि 2019 में स्टार्ट की थी मैंने अपनी जर्नी, मई में। एंड रिज़ल्ट आ रहा है अप्रैल 2021 में। तो टू ईयर्स लॉन्ग जर्नी में अगर उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है, अचीवमेंट इतनी अच्छी होती है, तो अच्छा फील होता है सर। मतलब उसको मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता रिएक्शन क्या था, बट बहुत अच्छा लगा था सर। What was your overall strategy for clearing this exam? एक्चुअली जब गेट में मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 16 थी, तो वहाँ से मुझे इतनी श्योरिटी थी कि मुझे कोई ना कोई पीएसयू मिल जाएगी। तो मेंस का क्योंकि एग्ज़ाम डिलेड था कोविड की वजह से, तो हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल था अक्टूबर में। तो उसके प्रिपरेशन के टाइम पे ये सही बात है, सिक्योरिटी एक रहती है कि मेरे पास एक जॉब है। बट क्योंकि मेरा पैशन हमेशा से इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही था, तो उसकी प्रिपरेशन पे मैंने कभी ऐसा उसको रोका नहीं कि अब नहीं, जॉब लग गई है, अब प्रिपरेशन रोक देते हैं या फिर स्लो कर देते हैं। वो सेम पेस से चलती रही। सर उसके बाद जब अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ, मेंस का एग्ज़ाम हो गया, उस टाइम तक मेरी जॉइनिंग हो चुकी थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। उसके बाद जब मेंस का रिज़ल्ट आया, देन इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करते रहे। जॉब जॉब चल रही थी, सही बात है, बट कभी भी ईएससी के प्रिपरेशन में, चाहे वो मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, उसमें कभी कोई ऐसी कोई बैरियर नहीं आने दिया कि वहाँ भी प्रिपरेशन स्लो कर दी और इस टाइप से। वो कंसिस्टेंट पेस से चलती रही। तो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज़ है जो यूपीएससी में सक्सेस ला सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, तो आई थिंक यूपीएससी क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा सर। Why did you prioritize engineering services over other endeavors? तो एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्विसेज में कम एज में ज़्यादा एक्सपोजर होता है। आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा होती हैं इस एज में। और इस एज में आपको उतना एक्सपोजर कहीं नहीं मिल सकता। शायद कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी प्राइवेट कंपनी उतना एक्सपोजर दे नहीं सकती। इसीलिए कैंपस प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो आई थिंक ईएससी जो है, इसीलिए मैंने ऑप्ट किया था, क्योंकि मुझे एक्चुअली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो हैं सिविल इंजीनियरिंग की, वो ईएससी के अलावा और आई थिंक कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं है या कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो आपको एक्सपोजर दे सकती है। इसीलिए ईएससी प्रायोरिटाइज़ किया था अपना। According to you, what is the difference between ESE prelims and GATE? गेट और ईएससी प्रीलिम्स के अगर बात करें तो प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है, गेट का उतना नहीं होता। गेट जनरली आईआईटी बनाता है और फोकस करता है कि आपके बेसिक्स कैसे हैं, उनको टेस्ट करता है, एट दैट्स इट। ईएससी प्रीलिम्स में आपकी नॉलेज विड्थ चेक की जाती है। तो ईएससी प्रीलिम्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, अब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जो क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं सारे अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग हैं, तो गेट में सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गेट में अगर कोई रैंक किसी की आती है तो जस्ट बिकॉज कि उसने वहाँ परफॉर्म अच्छे से किया है, अपनी नेगेटिव्स कम किए हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस एंड सिली मिस्टेक्स कम की हैं। बाकी नॉलेज बेसिस पे अगर बात की जाए तो ईएससी प्रीलिम्स की जिसने प्रिपरेशन अच्छे से की है, तो आई डोंट थिंक कि गेट में उसको नॉलेज बेसिस पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अगर वो अच्छे से परफॉर्मेंस डिलीवर कर देता है तो फॉर श्योर उसकी अच्छी रैंक आएगी। What strategy you adopted for ESE prelims paper 1? जीएस के लिए तो ऐसा था कि हमारे क्लास में जितने भी नोट्स बनवाए गए थे, वो सारे नोट्स पहले मैंने फॉलो किए। कोई कोई बुक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस नोट्स फॉलो किए स्टार्टिंग में। जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाया करता था, तो जो आईएएस मास्टर की बुकलेट है, जो जीएस की बुकलेट मिलेंगी, उससे मैंने जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए।
और जो भी मुझे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगता था, जो करंट अफेयर्स है किसी भी चीज़ का, वो मैं नोट कर लेता था या फिर उसी में अंडरलाइन कर लेता था। तो यहाँ से मेरी बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। और जो फर्दर प्रिपरेशन की अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं उसमें टेस्ट होते हैं जीएस के, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें मिल जाते हैं और आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि फाइनली यूपीएससी का जो जीएस का पेपर होगा उसमें आई डोंट थिंक कि 50 to 60% से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपने पढ़े हों। तो वहाँ फाइनली आपका कॉमन सेंस ही काम आने वाला है। तो बट वो कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए आपको यहाँ पे जीएस बेसिक आपके नोट्स कवर करने होंगे और आपको जो लगता है कि बेसिक करंट अफेयर्स है वो कवर करने होंगे। बाकी कॉमन सेंस वहाँ पे काम करेगा तभी आपके मार्क्स आएंगे। According to you, what are the fundamental requirement which any aspirant should possess while preparing for this exam? अगर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से एक नहीं दो होनी चाहिए। एक तो है आपका हार्डवर्क। हार्डवर्क रिक्वायर्ड हमेशा होता है कोई भी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, ये ऐसी नहीं, चाहे सिविल सर्विसेज हो या कोई भी एग्जाम हो, हार्डवर्क इज़ रिक्वायर्ड। प्लस कंसिस्टेंसी, अगर मैं उसी में काउंट कर लेता हूँ तो ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ रिक्वायर्ड। कोई भी एग्ज़ाम कितना भी इजी हो कितना भी हार्ड हो, बट कंसिस्टेंसी अगर नहीं रहेगी प्रिपरेशन में तो फाइनल रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा जितना हो सकता था। तो आई थिंक हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, ये जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। How did you come to know about IES Master? आईएएस मास्टर के बारे में तो सर कॉलेज टाइम से ही पता था, क्योंकि लोग पोस्टल कोर्स से प्रिपरेशन कर रहे थे, कंटेंट काफ़ी अच्छा था उनके जो स्टडी मटेरियल था। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी सुना था आईएएस मास्टर। देन कॉलेज से जब पास आउट होने के बाद हमने ज्वाइन किया, मेरा एक ग्रुप था, हम सब ने ज्वाइन किया। तो राइट फ्रॉम डे वन एक ऐसा इन्वायरमेंट था क्लास में कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट था हमेशा से। हर अच्छे कॉलेज से बच्चे आए हुए हैं, काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी कंपेटिटिव हेल्दी इन्वायरमेंट था। तो वहाँ पे सर्वाइव करना, वहाँ पे स्कोर करना, वहाँ पे आई मीन उन लोगों के साथ बैठना, आई थिंक यही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उसके अलावा सर एक और ये चीज़ थी, जो फैकल्टी हैं, जो भी फैकल्टी या टीचर्स थे, हमेशा काफ़ी फ्रेंडली और मोटिवेटिंग नेचर के थे। कभी भी ऐसा नहीं कि कोई ख़राब क्वेश्चन पूछ लिया तो कुछ ऐसा बोल दिया इस टाइप से, ऐसा कुछ था नहीं। हमेशा मोटिवेट करते थे, हमेशा फ्रेंडली नेचर के रहते थे। हाँ, सारे डाउट्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाते थे क्लास में। तो आई थिंक और बाकी के जो बच्चे जो क्वेश्चंस पूछा करते थे, सपोज डाउट्स रेज करते थे, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ, ये शायद इस टॉपिक में ये क्वेश्चन भी बन सकता था जो शायद मैं ना सोच पाया, उस बच्चे ने पूछ लिया। तो एक तरीके से आपका नॉलेज जो बेस है वो गेन होता रहता है। और ईएससी की रिक्वायरमेंट सर ये है कि नॉलेज बेस आपको वाइड करना है, जितना पॉसिबल उतना वाइड करना है, वाइड एंड डीप। तो आई थिंक इस हिसाब से इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था इस मास्टर क्लासरूम प्रोग्राम का। Which program you were part of here at IES Master? जीनियस बैच, मॉर्निंग जीनियस बैच जो मई 2019 से स्टार्ट हुआ था सर, उसका पार्ट था मैं। How did IES Master study material help you in your preparation? आईएएस मास्टर स्टडी मटेरियल तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था। मतलब अगर बात करें किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की, तो बेसिक से स्टार्ट होता था एकदम। जैसे हम किसी भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट है। लूसिड मैनर में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ऐसा भी नहीं कि आप समझ ना पाए चीज़ों को क्या लिखा हुआ है। हर चीज़, हर टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू समझा रखी है, हर टॉपिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी कुछ कुछ हैं बहुत सी चीज़ों में जो आपको समझा दें। देन उस पे वेरियस क्वेश्चंस हैं जो कि आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम है, कोई बिगिनर है, वो स्टार्ट करता है, तो आई थिंक ही इज़ नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ बेसिक्स पता लग गई, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, और आपने बेसिक्स पे 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, देन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2-4 कर लिए, देन आपने चैप्टर एंड के जो क्वेश्चंस कर लिए, तो ये आपका स्ट्रेंथन कर देता है वो वाला पार्ट, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस हिसाब से आईएएस मास्टर का जो प्रोग्राम था, जो स्टडी मटेरियल है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव आई कैन से। How is IES Master Test Series? आईएएस मास्टर की टेस्ट सीरीज तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट। अगर बात करें क्वेश्चन लेवल की डिफिकल्टी की, तो इट इज़ क्वाइट ऑन द टफर साइड एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल एग्जाम, एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम जो होगा आपका। बट ये काफ़ी हेल्दी रहेगा आपके लिए, आप जब यूपीएससी एग्ज़ाम लिखने जाएंगे। क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हैं ठीक है, बट आपको 180 मिनट्स में वही 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहाँ पे। अगर कर पा रहे हैं आप, तो यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत ईजी लगेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो ये मैं बता सकता हूँ कि 150 क्वेश्चंस आप वहाँ पे क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं सारे, और आप कैलकुलेटिव भी होते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशंस इंप्रूव हो रही हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि शायद आपका वीक पार्ट है, वो आपकी टेस्ट सीरीज से इंप्रूव हो जाएगी। तो जब यूपीएससी का एग्ज़ाम आप देने जाएंगे और कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आता है जो आपने पहले कभी पढ़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। आप मिस्टेक अगर कोई कर दो तो वो बात अलग है, सिली मिस्टेक, बट कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा नहीं जो आपने ना पढ़ा हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो
किसी को जो किसी से नहीं आते तो कोई नहीं कर पाएगा, बट जितने क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से आए हैं वो सारे आप कर सकते हो। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। Do you think IAS Master helped you in framing end-to-end strategies to crack engineering services? यस सर, इट श्योरली हेल्प मी। एक्चुअली जो भी प्रोग्राम है, सपोज हमने जैसे जीनियस बैच में एडमिशन लिया था, तो अप्रोच प्रीलिम्स फोकस्ड भी थी, मेंस फोकस्ड भी थी साइमल्टेनियसली। कोई भी बिगिनर अगर होगा तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स उसका स्ट्रेंथन अप करेंगे, देन दे विल मूव टू सब्जेक्टिव पार्ट विच विल फोकस मोर अपॉन द कन्वेंशनल पार्ट। तो ये साइमल्टेनियस प्रिपरेशन चलती रहती है सर पूरे प्रोग्राम की। जब हम बात करते हैं दिसंबर टिल द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि जनवरी में हमारा प्रीलिम्स होता है, तो दिसंबर तक सर प्रीलिम्स और मेंस फोकस दोनों रहता है, चाहे वो बिगिनर हो चाहे वो पहले से पढ़ के आया हो, दोनों के लिए सर फ्रेंडली टीचिंग रहती है। ऐसा किसी की प्रॉब्लम नहीं आती बिगिनर को। अगर और यूपीएससी सर एक 3 टियर एग्जाम है, प्रीलिम्स होता है, कन्वेंशनल पार्ट होता है, इंटरव्यू पार्ट होता है। तो दिसंबर तक सर प्रीलिम्स और मेंस दोनों फोकस होता है, तो इसलिए प्रीलिम्स में तो कोई प्रॉब्लम ऐसा आती नहीं है। उसके बाद सर इन द मंथ ऑफ फरवरी वी हैव अ गेट एग्ज़ाम। तो अगर कोई बच्चा ईएससी प्रीलिम्स अगर टेस्ट सीरीज अच्छे से दे रहा है और ईएससी प्रीलिम्स के कंसेप्ट उसके अच्छे से कॉन्क्रीट हैं, तो गेट में उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। गेट इजीली क्रैक हो जाएगा, अच्छी रैंक से क्रैक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। देन सर अगर कन्वेंशनल पार्ट की बात करें, तो क्योंकि 30 to 40% कन्वेंशनल पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं टिल द मंथ ऑफ दिसंबर, अब हमारे पास जो मेन स्ट्रेटजी रहती है बस क्वेश्चंस करना एंड विद इन द टाइम फ्रेम, कि आपको सेम क्वेश्चन सेम आंसर निकालना है, बट 10 मिनट्स में नहीं, अब 8 मिनट्स में, 6 मिनट्स में ऐसा निकालना है। तो जो कन्वेंशनल प्रोग्राम है काफ़ी हेल्पफुल था इस मैटर में, क्योंकि सर बताते थे कि इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 5 मिनट्स लेने हैं, इस क्वेश्चन में आपको 6 मिनट्स लेने हैं, इस क्वेश्चन में आपको 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो एक टाइम फ्रेम सेट करके रख देते थे कि हाँ, इस क्वेश्चन इस टाइम से ज़्यादा अगर लग रहा है तो स्पीड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, अगर जल्दी हो जा रहा है, वेल विद इन टाइम हो जा रहा है, तो स्पीड इज़ गुड। तो कन्वेंशनल प्रोग्राम, और कन्वेंशनल प्रोग्राम में एक हमें बुक भी मिलती है जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर में कोई अगर ऐसा अच्छा क्वेश्चन आ रखा है तो वो भी उसमें होता है। तो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस हमें क्लास में सॉल्व कराए गए होते हैं। तो कन्वेंशनल पार्ट में जब मेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसा कोई डिफ़िकल्टी ऐसी आती नहीं है। अगर इंटरव्यू की बात करते हैं तो आईजीपी होता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें क्लासरूम भी होता है एंड देन मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कराए जाते हैं। तो क्लासरूम प्रोग्राम में सारी जो वो चीज़ें कवर होंगी जो भी आपके इंटरव्यू के लिए रिक्वायरमेंट है। आपके करंट अफेयर्स कवर होते हैं, आपके टेक्निकल पार्ट, बेसिक पार्ट कवर होता है। देन मॉक इंटरव्यूज़ आर रियली गुड। जो मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे उसमें सर जो क्वेश्चंस थे, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन शायद पूछे जा सकते हैं, बिकॉज उन्होंने मेरे जॉब प्रोफाइल से हर चीज़ से क्वेश्चन पूछ लिए और वेल विद इन 20 और 25 मिनट्स। तो क्वालिटी मॉक इंटरव्यू था उनका। तो आई थिंक दिस हेल्प मी अ लॉट इन माई प्रिपरेशन। What was your revision strategy? रिवीजन स्ट्रेटजी जैसे मेरी हमेशा से ये रही है कि हर वीक या हर 2 वीक्स में जो सब्जेक्ट पहले हो चुका है उसको रिवाइज़ करना है। शॉर्ट नोट्स में बनाया नहीं करता था, अंडरलाइन करके पढ़ा करता था। तो वो अंडरलाइन पार्ट जो था उसमें अपने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मैंने बना रखी थी कि ये ऐसा ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से। हर 7 to 14 डेज़ में मेरा रिवीजन हुआ करता था, और वो टाइम जब किसी सब्जेक्ट का बार बार रिवीजन होता जाता था तो वो टाइम कम लगता था वो सब्जेक्ट रिवाइज़ करने में। तो हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा किया मैंने, 7 to 14 डेज़, एट मैक्स 20 डेज़ से ज़्यादा किसी में ऐसा लेट नहीं किया, 20 डेज़ से ज़्यादा रिवीजन में। What kept you motivated throughout this journey? मोटिवेट रखने की अगर बात है तो ये फैमिली एक मेजर फैक्टर होता है सर मोटिवेट रखने के लिए। आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं प्रिपरेशन में, टेस्ट दे के आए, कोई प्रॉब्लम हो गई, डाउन्स आ गए, आपकी अच्छी रैंक आ गई, अप्स आ गए, तो इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। लेकिन एक फैमिली जो फैक्टर रहता है वो हमेशा आपको मोटिवेट करता रहता है कि नहीं, यू कैन डू बेटर, यू कैन इम्प्रूव, यू कैन डू बेटर, थिंग्स लाइक दीज। तो फैमिली फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके अलावा सर फैकल्टी भी हमें काफ़ी मोटिवेट करती थी। फैकल्टी भी क्लास में अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो सपोज, तो ही विल मोटिवेट यू कि नहीं, इसको इस टाइप से नहीं है, अब नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम लेके होगा, इस टाइम में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फैकल्टी भी काफ़ी मोटिवेटिंग थी सर। उसके अलावा सर हम जब टेस्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो एक मोटिवेशन अंदर से आता है कि हाँ, वी आर परफॉर्मिंग वेल, तो वी हैव टू इम्प्रूव एंड थिंग्स लाइक दिस सर। ऐसे चलता रहता है जब इम्प्रूव करते रहते हैं सर। तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर ये रहता है जब पैशन होता है तो। What are your hobbies? हॉबीज़ तो मेरी वैसे क्रिकेट खेलना है सर। मेरे मेजरली तो कभी भी कोई टाइम मिलता है तो मैं कहीं ना कहीं से कहीं करके क्रिकेट खेल ही लेता हूँ। बाकी सर मोटिवेट रखने की जहाँ तक बात आती है तो प्रिपरेशन के टाइम पे सर ऐसा हॉबीज़ तो हम परस्यू कर नहीं सकते, इतना टाइम होता नहीं है।
What was your study schedule? कोचिंग में जब यहाँ पे तो क्योंकि स्टार्टिंग में क्लासेस 8 to 2 होती थी, तो उसके बाद टाइम मिल जाता था सफिशिएंट नोट्स बनाने का या पढ़ने का इस टाइप से। बट जब क्लासेस 8 to 6 हो गई, 6 और 7 PM इन द इवनिंग, तो उसके बाद थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना पड़ा अपने उसको। राइट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द क्लासेस हम लोग आधे घंटे का रेस्ट करते थे, देन डिनर, देन इफेक्टिव 3 से 4 घंटे की स्टडी रात तक होती थी। तो और उसके बाद स्टडी के बाद मैं जनरली हर दिन एक कोई मूवी देख लेता था या फिर कोई भी एक वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देख लिया करता था टू लाइटन अप द मूड। तो क्या ताकि सुबह उठूँ तो एक फ्रेश माइंड रहे। और बाकी सर 5 से 6 घंटे में डेली सोया करता था सर। How did you avoid anxiety in exam hall? एनजाइटी तो एग्ज़ाम हॉल में सभी की होती है, कोई भी टॉपर हो कोई भी हो, एनजाइटी सबको होती है। बट उसको वो हमें ओवर पावर ना कर पाए, इसके लिए सर एक चीज़ होती है जैसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। कॉन्फिडेंस सर एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आप एग्ज़ाम में लेके जाते हो तो पॉसिबल है कि आप जितना एक्सपेक्ट करते हो जितना उतना ही डिलीवर करके आते हो। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए सर मेजर चीज़ ये होती है आपकी टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस, आपकी कितने कंसेप्ट पे आपकी ग्रिप है, आप कितने कंसेप्ट आपको पता है, कितने अच्छे से पता है। ये चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही पता लगती हैं। तो जितनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी टेस्ट सीरीज़ में, तो आई थिंक उतना ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा जब आप एग्ज़ाम में जाते हो। और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो एंजाइटी होगी, नर्वसनेस सबको होती है। इवन प्रीलिम्स के पहले मुझे भी नर्वसनेस हो रही थी। बट लेकिन वही चीज़ है सर कि मुझे एक चीज़ पता था कि मैंने 7 या 8 महीने अच्छे से मेहनत की है, मेरा टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस अच्छा था, मुझे चीज़ें आती हैं, तो मैं कर सकता हूँ। बस ये चीज़ थी, मेरा कॉन्फिडेंस था और मैंने बस डिलीवर किया। जब स्टार्टिंग में 10-12 क्वेश्चंस हो गए देन करते हुए चला गया और आई थिंक स्कोर अच्छा आया होगा। प्रीलिम्स अभी तो मार्क्स आए नहीं, पता नहीं, कह नहीं सकते। How was your experience in UPSC interview hall? एक्चुअली यूपीएससी का इंटरव्यू एक वैसे ही ग्लोरियस इंटरव्यू कह सकते हैं। जब मेरा 24 मार्च को था इंटरव्यू, तो जब मैं गया अंदर तो सारे उनके क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके थे लगभग जॉब प्रोफाइल से, क्योंकि मैं भी एनएचआई में था, काफ़ी लोग एनएचआई से पहले जा चुके थे वहाँ पे इंटरव्यू, तो सारे क्वेश्चंस उनके ख़त्म हो गए थे। टेक्निकल पार्ट भी सारा ख़त्म कर चुके थे। तो अब जो उनके पास बच रहा था वो सारी चीज़ें नॉन टेक्निकल पार्ट। और वो सर यूपीएससी का इंटरव्यू मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्या हुआ अंदर। चेयरमैन ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपको उनको रिप्लाई करना है, कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना है, नर्वसनेस नहीं दिखाना, अंदर शो नहीं करना, पसीना नहीं आना चाहिए। तो 4 मेंबर्स होते हैं अंदर, सारों ने अपने क्वेश्चंस पूछे। और आई कैन से कि ऐसा नहीं था कि मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिया। आई थिंक 50-60% आंसर कर पाया होगा। बट जितने भी क्वेश्चंस आंसर करने हैं सारे कॉन्फिडेंटली करने हैं। सपोज फर्स्ट मेंबर का आप नहीं कर पाए, सेकंड मेंबर का ना कर पाए, थर्ड मेंबर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उतने ही कॉन्फिडेंस से आंसर करना है जितना आपने चेयरमैन को किया। वो बेसिकली एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। इंटरव्यू तो हम कह देते हैं बट बेसिकली वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। प्रेशर सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को हैंडल कर पाते हो, प्रेशर सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस कहीं गिर तो नहीं जाता, ये सब चीज़ें वो बहुत देखते हैं और यही माइंड करते हैं। डजेंट मैटर कि आप कितने आंसर सही दे रहे हो, बट कैसे आपका बिहेवियर है, कैसे आप आंसर दे रहे हो, वो मैटर करता है। तो आई थिंक पर्सनैलिटी टेस्ट में बेसिकली अपने आप का जो पर्सनैलिटी है वो आपको अपने ग्रूम अप करना है अपार्ट फ्रॉम नॉलेज। तो इंटरव्यू प्रोग्राम जो था सफिशिएंट था इसके लिए। आपको जो मॉक इंटरव्यूज़ होंगे आपको बता दिया जाएगा। जैसे मेरे मॉक इंटरव्यू में मुझसे कहा गया था कि आई थिंक जैसे मेरी टाई जो थी कि पार्टी वेयर है टाई, आप टाई मत लगाओ, या फिर कोट जो था कोट में कोट पॉकेट होती है वो मत लगाओ, स्क्वायर पॉकेट। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बता दी थी, छोटी से छोटी चीज़ बता दी थी। उन्होंने कहा कि मैं लिप प्रेसिंग करता हूँ बोलते टाइम, तो ये हटा देना इंटरव्यू में। तो ये सारी चीज़ें मैं करके गया था। तो छोटी से छोटी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी और इस पे आप अगर फोकस कर लोगे तो आई थिंक इंटरव्यू में या पर्सनैलिटी टेस्ट पे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे आपके। What was your study schedule while doing self study? जब मैं सेल्फ स्टडी करता था सर तो मेरा मेजर फोकस हमेशा से ये रहा है कि जो भी पार्ट वीक है मेरा उसको स्ट्रॉन्ग करना है पहले। जो मुझे आता है वो तो आता ही है, और जो मुझे नहीं आता है सर उस पर मैं ज़्यादा 70% टाइम बस उसी पे दिया करता था मैं। कि जो भी जैसे मेरे कुछ सब्जेक्ट्स वीक थे स्टार्टिंग में, मुझे पता था क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ। तो मैंने मेजर पार्ट्स कोचिंग का 70% पार्ट बस उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने में लगाया। बाकी 30% पार्ट में जो अपना आता था उसका रिवाइज़ किया एंड देन और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ थी वो करा। बट 70% पार्ट अपना जो वीक पार्ट था उनको स्ट्रॉन्ग करने में लगाया। Prashant, tell us about your family. फैमिली में पापा हैं, मम्मी एंड सिस्टर है। सिस्टर भी एमबीबीएस कर रही है एंड फादर इज़ इन गवर्नमेंट सर्विस एंड मदर इज़ होम मेकर। Tell us about your native place. अभी मैं यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर करके, नियर झांसी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन वहीं से हुई थी।
How was your journey from school to college? मेरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग ललितपुर से ही थी, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से। देन आफ्टर टेंथ मतलब 11th 12th में मैं कोचिंग के लिए दिल्ली आ गया, जेई की कोचिंग के लिए। देन उसके बाद सर IIT BHU एंड देन दिल्ली अगेन। What is your message for future aspirants? एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, जो भी ये देखें, तो उनसे बस इतना ही बोलना है कि अगर कोई भी चीज़ आपका पैशन है उसको फॉलो करो, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। इंटेलिजेंस होगा अच्छी बात है, बट हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आई थिंक रिजल्ट्स उतने ना मिल पाए, उतने अच्छे ना मिल पाए जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हमेशा कंसिस्टेंट रहो, गाइडेंस प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करो, और आई थिंक अपने जो टारगेट है वो फिक्स रखो। डेविएट नहीं होना टारगेट से, एक टारगेट होना चाहिए हमेशा सामने, और उस टारगेट को हमेशा अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी बैरियर आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, 1 महीने रहेगा, बट उस वो टारगेट लूज़ नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट रहो और हार्ड वर्क करते रहो बस। What are your future plans? तो फ्यूचर प्लान्स अभी तो सर सिविल सर्विसेज का प्लान है मेरा, विद सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल। तो नेक्स्ट ईयर आई थिंक होपफुली आई विल मेक एन अटेम्प्ट। You have been an excellent student here at IES Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक यू, थैंक यू।